नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएससी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जेल वार्डर, बीएड और बीईओ की परीक्षा की, तो दोस्तों आज की जीके जीएस की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 ऐसे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्रश्न पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के 50 प्रश्नों में कुल कितने प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें इस प्रश्न की, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता वाला जो जनपद है वह गाजियाबाद है। 82% यहां की साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है कानपुर नगर। कानपुर नगर की जो साक्षरता दर है वह 81.3 है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? जी, दिए गए विकल्पों में से किस जिले की जो ग्रामीण जनसंख्या की आबादी है वह अधिकतम किस में है? जी, यदि आपको लगता है प्रयागराज, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। यहां पर दोस्तों लगभग 45 लाख की आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? जी, क्षेत्रफल के यहां से नहीं पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से। जी, फिर से एक बात, इलाहाबाद, प्रयागराज इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग दोस्तों 60 लाख आबादी है प्रयागराज की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? जी दोस्तों, दिए गए विकल्पों की बात करें तो महोबा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8,76,055 आबादी है महोबा की, जो कि न्यूनतम है दिए गए जिलों की जनसंख्या में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो लोथल, ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों इस स्थल की जो खुदाई है जगपति जोशी ने करवाई थी, यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, क्या आप जानते हैं? जी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाटलिपुत्र। दोस्तों हम जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का महान शासक था और वह बुद्ध धर्म का पोषक था। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और अशोक ने दोस्तों अपने शासनकाल में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, जी दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन मगध की प्रारंभिक राजधानी रही थी? जी, मिसप्रिंट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी होना चाहिए। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी, राजगृह ग्रीवविच बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था उनका नाम क्या था? जी दोस्तों, जो हूणों का आक्रमण हुआ था वह गुप्त वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था और उन्होंने ही इन्हें पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जी बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी और यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं दोस्तों स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था?
परमानेंट सेटलमेंट। जी बिल्कुल सही है। स्थायी बंदोबस्त जो है ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। और दोस्तों इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया गया था और इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था उस समय। तो दिए गए ऑप्शंस में जमींदारों के साथ किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जी 1905 में स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस द्वारा और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और स्वराज से तात्पर्य है स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी थी? जी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? जी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह कथन जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, क्या आप जानते हैं? जी दोस्तों इरविन को यह आभास हो गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसे दबाया नहीं जा सकता, तो उसने जो क्या किया मध्यस्थ द्वारा गांधी से समझौते की बात की और गांधी इरविन समझौता दोस्तों जो है वह 26 फरवरी 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? जी दोस्तों एक ही अक्षांश पर स्थित है मगर जो इनकी ऊंचाई है वह बहुत अलग अलग है, उसमें परिवर्तन है, इसी कारण इनके जलवायु में परिवर्तन है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बताया है गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के किन राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? जी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? जी दोस्तों अगर हम बात करें दोमट अथवा लोम मिट्टी जो है वो खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है क्योंकि दोस्तों इसमें बालू एवं चिकनी मिट्टी दोनों का समान अंश मिला होता है और इसकी नमी धारण की क्षमता जो है काफी अच्छी होती है जिससे पौधों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है लोम मिट्टी जिसे हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? जी चिकनी मिट्टी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। झारखंड में कोयला के खाने जो है वो कहां पर स्थित हैं? जी काले हीरे की संज्ञा से सुशोभित जो कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और बात करें झारखंड में तो झारखंड के झरिया में कोयले की खाने जो है वो उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा?
जी, वाणिज्यिक स्रोतों में दोस्तों अगर हम बात करें कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सौर विकिरण विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? जी दोस्तों, सौर विकिरण जो है वो 400 से 700 मिलीमीटर परास में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि सबसे नजदीकी जो राइट ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, विचार करके बताएं। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। और दोस्तों, सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का सोर्स जो है वह सूर्य है। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों अगर हम बात करें, निहारिका जो है वो सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह जो है वो सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं दोस्तों तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? जी, मरुस्थल की बात करें दोस्तों तो ऐसे क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे स्थान को हम मरुस्थल कहते हैं। और तकला मकान मरुस्थल जो है मध्य एशिया के जिजियांग युवर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है, जो कि चीन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जी, हिंद महासागर और लाल सागर को बाल अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों यहां पर प्रतिशत में नहीं पूछा, यहां पर सीधे सीधे आपको संख्या में दे रखा है। जी, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक संख्या है वह उत्तर प्रदेश में रहती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि प्रतिशत के आधार पर, तो उस कंडीशन में आपका राइट आंसर जो है वो पंजाब हो जाता, क्योंकि प्रतिशत के अनुसार जो है पंजाब सबसे पहले नंबर पे है। मगर अगर बात करें संख्या के आधार पर तो उस कंडीशन में आपका उत्तर प्रदेश सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, क्या आप जानते हैं? जी बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार मनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, राज्यसभा में होते हैं, तो विचार करके बताएं दोस्तों राज्यसभा में दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही है? जी दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 250 हो सकती है, और वर्तमान में दोस्तों यह संख्या 245 है। और इसमें 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, विचार करके बताएं कि कौन एक सही नहीं है। जी दोस्तों, धन विधेयक केवल लोक सेवा में ही पेश किया जाता है। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में होती है, यह सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में किसकी सिफारिश की थी? जी दोस्तों, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं,
क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? जी, राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न में तो कोई डाउट ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, एक समय में बीज एवं खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी, फर्टिकम सीड ड्रिल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जलप्रिया प्रजाति दिए गए विकल्पों में से किसकी प्रजाति है? जी दोस्तों, धान की प्रजाति है जलप्रिया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं, तो पौधे के किस स्थान पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई पड़ते हैं? जी, पौधे की अंत की पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है, विचार करके बताएं। जी, मल्टीप्लेक्स की बात करें दोस्तों तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो जैविक उर्वरक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यदि आप एक शिक्षक हैं, मान लीजिए यदि आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास का एक छात्र पढ़ाई में बेहद कमजोर है, आप उसकी पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस कार्य हेतु दोस्तों आप निम्न में से किस प्रभावी विकल्प को प्राथमिकता देंगे? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यदि आप किसी बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो उससे व्यक्तिगत रूप से आपको संचार करना जो है वो सबसे अच्छा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वे नेता जो अपने अनुयायियों से प्रत्यक्ष संपर्क रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? जी, जो प्रत्यक्ष संपर्क करते हैं दोस्तों उन्हें जो है व्यक्तिगत नेता कहते हैं, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, रिसीविंग कंप्यूटर डेटा प्रोसेस्ड हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉड्यूलेशन जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, जी दोस्तों विचार करके बताएं ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? जी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में अधिक से अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है? पूछा गया है कि कौन जो है वो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। जी, हार्ड डिस्क, वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, सामान्यतः वेव एड्रेस कहां स्थित होता है? जी दोस्तों, सामान्यतः जो वेव एड्रेस होता है वह URL माना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 टेराबाइट से अधिक है? जी, कंप्यूटर की मेमोरी MB, GB, TB, PB, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पेटाबाइट जो है वो टेराबाइट से बड़ी मेमोरी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले जो सफेद वस्त्र होते हैं वह शीतल होते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? जी दोस्तों, सफेद वस्त्र जो है प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र जो है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो विचार करके बताएं अभिक्रिया ऊष्मा जो है किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है? जी, अभिक्रिया ऊष्मा जो है दोस्तों उस पथ पर निर्भर नहीं करती है जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों अगला प्रश्न,
दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया, असंजन के कारण दो धातुओं का सोल्डरन जो है वो संभव है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान से पानी को विस्थापित कर देता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? जी, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी? जी दोस्तों, हम जानते हैं कि अग्नि से जलने पर हमें उतनी जलन का अनुभव नहीं होता जितना भाप से जलने पर होता है, क्योंकि दोस्तों उसकी गुप्त ऊष्मा जो है वो अधिक होती है। तो दिए गए ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? जी, अल्फा किरणों की चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल का 1/10 भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? क्या आप जानते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? जी, किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तय किए जाते हैं। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।